करते हैं। आज का सेशन जो पिछले टाइम हमने देखा था कि वो जलपान विधि के ऊपर था कि कौन सा जल कब पीना है, कैसे पीना है और कौन सा जल सर्वश्रेष्ठ होता है। उसी तरह आज जो है वो सेशन फूड रिलेटेड है। हाँ, तो फूड पे कौन सी असर होती है, फूड जो रहता है। यस पूर्वी में, यस पूर्वी में। સર લાસ્ટ ટાઈમ તમે કીધું હતું કે 3 ઉભાર પર બોઇલ કરવાનું વોટર ને, તો હા, એ કેવી રીતના, એટલે 3 ઉકાળો કેવી રીતે લાવવાનો, 3 ઉભાર કેવી રીતે લાવવાનું? એટલે એમાં એવું હોય છે કે એમાં પેલા ગેસ ફૂલ પર હોય અને એમાં ઓલા શું કહેવાય બબલ્સ, બબલ્સ. હા બરાબર, ધેટ ઇઝ એક ઉકાળો. હા પછી એને એકચ્યુઅલી સ્લો કરવાનો હોય હા. ત્યારે એને ફેन કહેવાય, જેને ફીણ કહેવાય. हम्म. फिर वो वापस शांत हो जाता है, वापस फुल करना है, अच्छा वापस बबल होता है, दैट इज सेकेंड, और वैसे 3 बार करना है। अच्छा अच्छा. और समझो, इतना समझो ध्यान में नहीं रहा तो क्या बबल्स होते हैं वो थोड़े टाइम होते हैं और पानी जो होता है उससे कम हो जाता है, तो समझ लेना बॉयल हो गया। अच्छा हाँ, क्योंकि 3 उबरे में पानी कम होगा नहीं, इतना कम नहीं होगा, वो नोटिसेबल नहीं होगा। लेकिन अगर नोटिसेबल कम हो गया है तो समझ लेना 3 उबार हो गया। अच्छा अच्छा. हाँ, ओके, थैंक यू. ठीक है। तो आज जो है फूड है, सी हम लोग आहार और पानी, ये दोनों पे हमारा जीवन है और आरोग्य भी है। लेकिन जीवन होना अलग बात है और बोला ना, स्वास्थ्य तो होना जरूरी है, कितना जीते हैं वो महत्व का नहीं, कैसे जीते हैं वो महत्व का है। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो फूड पे डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं और इंटर्न हमारी बॉडी को वो इम्पैक्ट करते हैं। हाँ, ये जो टोटल 8 रीजन है, अगर आपने इस पे ध्यान नहीं दिया तो वही आहार आपके लिए अमृत की जगह विष बन जाता है। हाँ, यही आपको रोग देता है। देखो, आपको रोग कहाँ से होते हैं? फूड से होता है ना। कोई बोलता है मैं तो रोज रोटी सब्जी दाल भात खाती हूँ, फिर भी मुझे रोग होता है। कई महाराज साहब बोलते हैं कि हमारा तो सात्विक भोजन है, मैं तो एकाष्टा ही करती हूँ, फिर भी मैं बीमार रहती हूँ। तो ऐसे कैसे हो गया? जो 23 घंटा भूखा रहता है, एक ही घंटा खाते हैं पूरे दिन में, 24 घंटे में, फिर भी वो व्यक्ति बीमार कैसे हो सकता है? हम लोग कभी तपस्या करते हैं तो उसके कारण भी बीमार पड़ते हैं। एक्चुअली तप में कोई बीमार नहीं पड़ता, लेकिन तप के बाद जो खाना खाते हैं उससे वो बीमार पड़ते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है, मासक श्रवण की तपस्या करी हो, सिद्धि तप किया हो, ओली करते हो, तब कोई वांधा नहीं है, तप करने के टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब के बाद जो आहार लेते हैं ना, सादा ही आहार लेते हैं, लेकिन उससे वो बीमार पड़ते हैं। फिर वो डायबिटीज घुसता है, थायराइड घुस जाता है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें वो आहार की विधि पता नहीं है कि कौन कौन सी विधि से हमें लेना चाहिए और कौन कौन सी चीजें फूड पे डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है। तो चलिए वो देखते हैं। 8 अष्ट, जिसको बोलते हैं अष्ट आहार विधि विशेषायतन, बराबर, अष्ट आहार विधि विशेषायतन। तो कौन से 8 फैक्टर है जो हमें इस पे इम्पैक्ट करता है, बराबर है। ऊपर संस्कृत है, लेकिन वो जाने दो क्योंकि वो शायद समझ में आए ना आए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 8 चीजों में से सबसे पहला है प्रकृति। प्रकृति हमारी नहीं, प्रकृति फूड की। हाँ, जैसे हमारी प्रकृति है वैसे पशुओं की भी प्रकृति होती है, पक्षियों की भी होती है, वनस्पतियों की भी होती है और आहारीय द्रव्यों की भी होती है, बराबर। तो पहले इफेक्ट होता है हमारे बॉडी पर उस फूड की प्रकृति के हिसाब से। ये एक एक मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। पहले मैं आपको नाम सब बता देता हूं। दूसरा आता है करण। करण यानी द प्रोसेसिंग ऑन फूड, जो आहार के ऊपर कुछ क्रियाएं की जाती है, बराबर, प्रोसेस किया जाता है फूड को, उसको कहते हैं करण। तीसरा आता है संयोग, बराबर, संयोग यानी मिक्स करना, मिक्सिंग, ठीक है। चौथा है राशि। राशि यानी एक क्वांटिटी ऑफ फूड, बराबर। समझो हम बोलते एक लड्डू, बराबर, तो एक एक लड्डू क्या है? वो तो एक राशि है, बराबर। फिर आता है देश। देश यानी प्लेस,
स्थान, जगह। फिर आता है काल, काल यानी टाइम। फिर आता है उपयोग संस्था, बराबर, यानी रूल्स ऑफ टेकिंग फूड, मतलब फूड खाना कैसे, हाँ, वो 7वां आएगा। और 8वां आता है उपयोक्ता, यानी जो व्यक्ति है और वो जो खाना खा रहा है उसमें क्या क्या होना चाहिए, अच्छा और बुरा क्या नहीं होना चाहिए। तो ये जो 8 चीजें हैं, यानी जो आहार या द्रव्य, समझो आप गेहूं खाते हो, तो वो गेहूं की प्रकृति क्या है, आपने गेहूं पे कौन सा प्रोसेस किया हुआ है, गेहूं को किसके साथ मिक्स किया है, गेहूं को आपने कितनी क्वांटिटी में लिया है, गेहूं कहाँ पे उगा है। कई लोग सीहोर का लेते हैं, कोई पंजाब के गेहूं लेते हैं, क्या है, तो कौन सी जगह पे वो उगा है। गेहूं आप कौन से टाइम में खाते हो, और इतना ही नहीं, कौन से टाइम में वो गेहूं हुआ है। जैसे कि आम है, तो आम अभी ऐसे हो गए हैं कि 12 मास मिलते हैं, बराबर है, कोई लोग विंटर में भी आम ले लेते हैं। तो ऐसे उपयोग संस्था, मतलब हम गेहूं खाते कैसे हैं और जो खाने वाला होता है वो कैसा होता है। तो ये बोलो एक चीज, एक ही चीज हम लोग की जो गेहूं है उस पे ये 8 चीजें इंपैक्ट करती है। और इसीलिए फिर कोई कहते हैं गेहूं तो पचने में भारी है, गेहूं तो नुकसान करता है, गेहूं तो आम बढ़ाता है। नहीं, गेहूं में ऐसे कोई गुण दोष नहीं होते, वो गुण दोष होते हैं वो ये 8 चीजों में कुछ हमने गड़बड़ की है, तब जाके वह द्रव्य हमें दोष करता है। अगर यही हम समझ जाते हैं तो यही गेहूं हमें गुण करता है। और इसीलिए आयुर्वेद का एक सिद्धांत याद रखना, नास्ति द्रव्यम अनौषधम। कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है पूरे लोक में कि जो औषध नहीं है, जो मेडिसिन नहीं है। एक भी चीज ऐसी नहीं है जो मेडिसिन नहीं है, इंक्लूडिंग पॉइजन। यस, इंक्लूडिंग पॉइजन। आज आप देखो स्नेक पॉइजन है, वही स्नेक पॉइजन ही एंटी स्नेक वेनम बनाने के लिए यूज होता है ना। तो वो पॉइजन ही पॉइजन में काम आता है। हम जो कोविड वैक्सीन लेते हैं उसमें क्या होता है, उसी के वायरस की उससे बनाई हुई रहती है। तो हम लोग बोले ना, जहर जहर को मारता है, कांटे कांटे को निकालता है। मिट्टी, तो मिट्टी भी एज ए मेडिसिन काम आती है, हवा हवा भी काम आती है। ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जो औषध नहीं है। हाँ, लेकिन उसका जो योजना करने वाला होता है ना, वो दुर्लभ होता है। कहाँ कैसे यूज करना वो पता होना जरूरी होता है। ठीक है, तो हम लोग ये एक एक चीज आज देखेंगे, इसमें से कुछ चीज आज हम देखेंगे। बेसिकली प्रकृति और करण, ये दोनों चीज हम देखेंगे। और उसके बाद जो अभी जो कफ कोल्ड फीवर के जो केसेस चल रहे हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं और क्या क्या करना चाहिए वो आपको मैं समझाऊंगा। तो आज के सेशन में इतना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे प्रकृति के ऊपर, बराबर है। तो प्रकृति यानी नेचर ऑफ फूड, बराबर है। हम लोग जानते हैं कि वायु पित्त कफ वो हमारी प्रकृति है, बराबर है। तो ये आहार की भी, आहार्य द्रव्य की भी प्रकृति होती है। यहाँ पे बेसिकली 2 प्रकृति हमें लेनी है। एक लेनी है गुरु और दूसरी लेनी है लघु। गुरु का मतलब क्या, कि हैवी, पचने में भारी, और लघु यानी पचने में हल्का, लाइट। तो गुरु यानी हैवीनेस और लघु यानी लाइटनेस। ठीक है, एक पचने में जो भारी होता है आहार्य द्रव्य, एक जो होता है वो पचने में हल्का होता है। वैसे बहुत सारे अलग 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 प्रकार है, लेकिन पाचन की अपेक्षा से देखें, डाइजेशन की अपेक्षा से, तो ये हैवी टू डाइजेस्ट और लाइट टू डाइजेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, और सबको मैं आप ये सब ये चीजें आपको मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा, और फिर कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे बता देना। ठीक है, तो सबसे पहला आता है हैवी फूड में, जैसे कि उड़द की दाल, उसको बोलते हैं माश, बराबर। जहां जहां पे जो जो लोग भी मांस से बोलते हैं ना, वहां वहां पे हमें माश शब्द लगा देना है। माश यानी उड़द और मांस यानी मसल्स, बराबर। तो कई लोग बोलते हैं ये इसमें हमें ये मांस का आहार करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन वो जो गुण मांस में है, जिस गुण के लिए वो खाते हैं, वही गुण हमें जो जो भी अन्नाहारी है उन सबको ये उड़द में मिल जाता है, बराबर है। उसको माश बोलते हैं, षटकोण का श, माश। और उसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक ग्रैम, बराबर है। ये हैवी होता है डाइजेस्ट करने में। जी हाँ,
उड़द की दाल इज वेरी हैवी टू डाइजेस्ट। और ये सिर्फ उड़द की बात निकली है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि उड़द की दाल पचने में तो भारी है, लेकिन पुरुषों में वो अत्यंत विकारी है। और इसीलिए जो तपस्वी हो, साधु हो, संत हो, ब्रह्मचारी हो, विद्यार्थी हो, उन सभी को ये माश यानी कि उड़द की दाल लेनी चाहिए नहीं। मैं देखता हूं कि लोग जब लंबे लंबे आंबेल होते हैं उड़द की दाल ज्यादा लेते हैं, लेकिन आयुर्वेद उसको ना बोलता है। हाँ, अम्बिल होता है, हल्का खाना होता है, बाकी सब तो उड़द हमें लगता है पच जाता है, लेकिन वो पचता नहीं है। हाँ, उसमें अग्नि की अपेक्षा अवश्य देखनी चाहिए, लेकिन अगर आप तपस्वी हो तो आपको उड़द खाना नहीं चाहिए, क्योंकि इसको शुक्र विरेचक बोला है और ये तम गुण का होता है, यानी बुद्धि को वो कम करता है। हाँ, कभी कभार खाया तो कोई बात नहीं। ये जो मैं बात बता रहा हूँ वो लॉन्ग टर्म यूज के लिए होता है। जिनके लंबे लंबे आयम्बिल वगैरह चलते हैं वो लोग रोज उड़द की दाल लेते हैं, सिर्फ ये थिंकिंग के ऊपर कि इससे हमें शक्ति मिलती है। लेकिन वो शक्ति तभी मिलेगी जब वो डाइजेस्ट होगा, लेकिन वो डाइजेस्ट होने के लिए डाइजेशन पावर एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है। हाँ, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी इस सीजन में आपको इसी का अड़दिया पाक लेना चाहिए। तो उड़द नहीं खा सकते और अड़दिया पाक खा सकते कि हाँ, क्योंकि वो उड़द अकेला नहीं होता, उसके साथ सारे प्रकार के मसाले होते हैं। सूंड, पिपला मूल, जावंत्री, इलायची, ये सब गुंदर, ये सब चीज होती है जो अग्नि को बढ़ाती है। और उड़द क्या करता है, अग्नि को मंद करता है। तो ये क्या होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इक्विलिब्रियम हो जाता है और शक्ति की शक्ति मिलती है और डाइजेशन का डाइजेशन हो जाता है। ठीक है। तो जैसे मैंने बोला प्रकृति, तो उड़द की प्रकृति क्या है, क्योंकि हैवी है, पचने में वो भारी है। इतना ही नहीं, अभी जो मूंग है जिसको बोलते हैं ग्रीन ग्राम, बराबर है, वो क्या है, पचने में वो हल्का है। पचने में वो हल्का है और इसीलिए वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। अभी आप मुझे बताओ, कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो आप उसको क्या दोगे, उड़द का पानी दोगे क्या मूंग का पानी दोगे? ओके, मूंग का पानी दोगे। क्यों दोगे? बीमार व्यक्ति को मूंग का पानी क्यों देते हैं? क्योंकि वो वेरी इजी होता है डाइजेस्ट करने में, इजीली डाइजेस्टेबल होती है। ठीक है। तो देखो, हम व्यवहार में हम करते हैं, उससे हमें पता चलता है अच्छा ओके, बीमार व्यक्ति को देते हैं इसलिए वो हल्का ही होगा पचने में। ठीक है। तो ये जब आप खाना खाने बैठते हो, जब भी आप खाना खाने बैठते हो, तब तब आपको जब खाते हो तब आपको जो हाथ में लिया है वो सोचना है कि मेरे लिए पचने में भारी होगा कि हल्का होगा। ठीक है। तो ये ध्यान में आपको रखना है। तो ये प्रकृति वो फूड पे इफेक्ट करती है और इंटर्न हमारे बॉडी पर वो इफेक्ट करती है। बराबर है। तो कौन सा इजी डाइजेस्टेबल फूड है या नहीं है, वो जानकर ही मुंह में आहार डालना चाहिए। ठीक है। क्योंकि यदि आपका डाइजेशन अच्छा है तो आप लघु या गुरु कोई भी ले सकते हो, लेकिन आपका डाइजेशन बहुत पुअर है, भूख नहीं लगती और आपको ही फील होता है पचन होता नहीं है, तो गुरु आहार जो होता है वो आपके लिए शायद व्याधि उत्पादक यानी रोग उत्पादक बन जाता है, तो डिजीज को क्रिएट करता है। और इसीलिए तब आपको सिर्फ और सिर्फ लघु आहार ही लेना है। ठीक है। तो ये ध्यान में आ गया सबको। अच्छा, इसमें किसी को कुछ क्वेरी? एक क्वेरी थी, उड़द एकली ना खवाए तो राइस साथे इडली डोसा खा। आप ले सकते हो कभी कभार, वंस इन अ ब्लू मून ले सकते हो। ये जो मैंने बताया जो कंसिस्टेंटली जो लेते हो उसमें ये बाध्य हमें रखना चाहिए। जैसे मैंने बोला ना, कोई भी आहार या कोई औषध द्रव्य ऐसा नहीं है कि जो आहार्य द्रव्य ऐसा नहीं है कि जो कुछ औषध का काम ना करे। कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प भी करेगा, लेकिन कब लेना है, कैसे लेना है, वो आपको अपने डायरेक्शन पावर को देखकर लेना है। ठीक है। अभी दूसरा आता है करण। ये हो गया प्रकृति। अभी आता है करण। करण मीन्स फूड प्रोसेसिंग, यानी आहार्य द्रव्य के ऊपर कुछ की जाने वाली क्रिया को करण कहते हैं। इसको आप ट्रांसफॉर्मेशन भी आप बोल सकते हो। तो क्या लिखा है, करण मीन्स प्रोसेसिंग द फूड सब्सटेंसेस विच लीड्स टू ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज कर दिया।
ऑफ देयर इनहेरेंट क्वालिटीज एंड कैरेक्टर्स, यानी आहार के जो अपने गुण है, अपनी कुछ विशेषताएं है, उसको बदल देना, उसको कहते हैं करण। और क्यों बदलना है? क्योंकि इससे हमारे शरीर को अच्छे गुण मिले और हमारे शरीर को इजीली डाइजेस्ट हो जाए। और इसीलिए इसी को ही संस्कार बोलते हैं। संस्कार का अर्थ क्या है? संस्कारो ही गुणांतरादानम, यानी जो है उसको चेंज कर देना, टू चेंज, इसको बोलते हैं संस्कार। तो ये करण इज नथिंग बट द सिनोनिम ऑफ संस्कार। संस्कार का समानार्थी क्या हो गया? तो कि करण, बराबर है। तो ये करण कौन कौन से है? ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं कि पदार्थ है या कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो फूड के गुण को बदल देता है। हाँ, आहार का जो अपना खुद का गुण होता है वो बदलकर कुछ नया गुण हो जाता है जो ज्यादा हमें हितकारी होता है, बराबर। पापड़ कौन सी दाल का खाना है? डाइजेस्टेबल है। मूंग का सबसे ज्यादा हल्का है, मूंग का पापड़, ठीक है। तो चलिए, तो अभी ये कर्ण कौन कौन से, संस्कार कौन कौन से, वो हम देखते जो हम रोज फूड पे करते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं इसका क्या गुण है, ठीक है। चलो सबसे पहला देखते हैं। तो यह सन्निकर्ष, ये संस्कृत वर्ड है, इसलिए रखा है, इंग्लिश में भी रखा है कि आप पढ़ सको, और संस्कृत मीनिंग उसमें रखा है क्योंकि वो भी उससे आप परिचित हो, तो दोनों लैंग्वेज एक साथ हो जाए। उसका आता है, पहला है तो यह सन्निकर्ष, बराबर है। तो यह का मतलब क्या हुआ? तो यह मतलब जल, पानी, वाटर, बराबर। और सन्निकर्ष यानी जोड़ देना, एक दूसरे के साथ मिक्स कर देना, बराबर है। तो यह सन्निकर्ष यानी आप यदि कोई आहारीय द्रव्य को अगर पानी के साथ उसको मिक्स कर देते हो, धोते हो उससे, तो उसके गुण चेंज हो जाते हैं। जैसे कि, तो मैं आपको एक 3 चीज में एक एग्जांपल से मैं बताऊंगा, बराबर। तो क्लींजिंग एंड ट्रीटिंग विद द वाटर। फिर आता है अग्नि सन्निकर्ष, यानी अग्नि के नजदीक लेके जाना यानी कि एप्लीकेशन ऑफ हीट, यानी गैस पे चढ़ाना, चूल्हे पर चढ़ाना, बराबर। मतलब उसमें हीटिंग, बॉइलिंग, कुकिंग, ये सब उसमें आ गया, ठीक है। तो एक तो पानी के साथ उसका संयोजन करना, दूसरा अग्नि के साथ संयोजन करना, और तीसरा आता है शौच, और केवल क्लीन करना, ओनली क्लीनिंग या वॉशिंग, बराबर है। ये मैं आपको बताता हूं इसका कैसे आपको समझना है। आपने समझो चावल लिया, बराबर, चावल सब लोग लेते हैं, सभी जो बहनें हैं वो सब लोग चावल लेते हैं। वो चावल लेने के बाद, वन सेकंड, हाँ, वो चावल लेने के बाद सबसे पहले आप क्या करते हो? उनको साफ करते हो। तो वो भी वन टाइप ऑफ शौच हो गया। शौच यानी शुद्ध करना, बराबर है। तो सबसे पहले ये हो गया कि आपने चावल को साफ कर दिया, बराबर। उसके बाद आपने क्या किया कि उसमें पानी डाला, बराबर। पानी डाला तो क्या हो गया? तो यह सन्निकर्ष, बराबर है। और फिर क्या किया? उसको थोड़ा सा मसला, बराबर। और मसला मसला मसला, और उसका पानी अलग से निकाल दिया। वापिस आपने पानी डाला, वापिस उसको साफ किया और वापिस निकाल दिया। उसको क्या बोलोगे? तो आएगा तो यह सन्निकर्ष, यानी ट्रीटिंग राइस विद द वाटर। चला गया। और फिर क्या करोगे? वापिस पानी डालकर कुकर पे चढ़ा दोगे, तो वो क्या हो गया? अग्नि सन्निकर्ष, ठीक है। तो चावल को आपने 3 स्टेप में चढ़ाया। तो जब आप चावल, केवल चावल होता है वो पचने में बहुत भारी होता है, लेकिन पानी में आपने सोक कर दिया, यानी उसको भिगोने रख दिया, तो क्या होता है? वो नरम हो जाता है, और उससे क्या हुआ कि वो और पचने में हल्का हो जाता है। जो पहले भारी था अब वो हल्का हो जाता है। उसके बाद आपने अग्नि पर, चूल्हे पर चढ़ा दिया, और जब वो चावल, जब भात बन गया, हाँ, उसको गर्म हो गया, हाँ, कुक राइस जो है वो पहले के चावल से भी और भी हल्का हो गया। यानी नॉर्मल चावल हैवी,
फिर भिगोया हुआ चावल और थोड़ा लाइट, और जो जब खाने के लिए जो कुक राइस हो गए वो एकदम हल्का हो जाता है पचने में। तो देखा, तोय सन्निकर्ष, शौच, तोय सन्निकर्ष और अग्नि सन्निकर्ष, ये 3 लेवल जब आप करते हो तो फूड पे कैसे चेंज हुआ, और फूड पे चेंज हुआ इंटर्न हमारे बॉडी को इजीली डाइजेस्टेबल हो गया। आपको ये बात है ना, मैं आपको बोलता हूँ कि इससे कहाँ से ये चीज ये आती है। आपको ध्यान हो कि आदेश्वर भगवान जब थे तब तो सब कल्प वृक्ष से सब मिलता था, डायरेक्ट मांगा और मिल जाता था। फिर धीरे 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 काल उतरते गया और कल्प वृक्ष का प्रभाव कम हुआ, तब सब लोग को खाने को कुछ मिल नहीं रहा था, बराबर है। और तब ऋषभदेव भगवान ने कहा ये जो चावल है उसको ऐसे हाथ में रखोगे, वो गर्म हो जाएंगे, वो गर्म हो जाएंगे तो वो खाने लायक हो जाएगा। तो सभी जो युगलिक थे बेचारे सरल थे, उन्होंने ऐसा किया, लेकिन खाया, लेकिन पेट में दुखने लगा। तो सब वापिस राजा आदिनाथ भगवान के पास आए, बोला कि ये तो हमको पच नहीं रहा है। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, एक काम करो, चावल को मुट्ठी में रखो और बगल में ऐसे डाल दो तो और गर्मी आएगी। उन्होंने ऐसा किया, फिर भी नहीं हुआ। वापिस आए और बोला राजा आदिनाथ भगवान को अब ये भी नहीं पच रहा है हमको, हाँ पहले से अच्छा पच रहा है लेकिन फिर भी पूरा नहीं पच रहा है। कि ठीक है कोई बात नहीं, आप इसको अग्नि पर डाल दो। और सब लोग ने क्या किया, चावल को अग्नि में डाल दिया, डायरेक्ट सीधा, विदाउट वेसल। और वापिस आके राजा आदिनाथ भगवान, वो तो कोई राक्षस है, जितना चावल डाला वो सब खा गया। उन्होंने बोला ऐसा नहीं है, और फिर हाथी के सिर पे उन्होंने घड़ा बनाया और उस पे घड़ा बनाकर फिर पानी डालकर फिर चावल को पकाया और फिर खाने लायक बनाया। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आता है कॉन्टेक्स्ट में, कि जो कच्चा था वो पचने में भारी था और जो पका हुआ था वो पचने में हल्का था। तो जो भी पानी और अग्नि के जब भी संपर्क में कोई आहार या औषधीय द्रव्य आता है वो पचने में हल्का हो जाता है। यहाँ से आपको ये समझना है, ठीक है। और इसीलिए हम आयुर्वेद सलाड खाने को ना बोलते, वो आगे मैं इसके ऊपर आऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये हो गया शौच, तोय सन्निकर्ष और अग्नि सन्निकर्ष। फिर आता है मंथन। मंथन यानी बिलोना, गुजराती में कहते हैं वलोणा। हाँ, ये वलोणा जो है, इसको किससे वलोणा होता है, क्योंकि झेरनी से। तो झेरनी जो है वो संस्कार का काम करती है। इतना ही नहीं, वो आहार और औषध के गुणों को भी बदल देता है। जैसे कि केवल एक दही है, बराबर है, वो सूजन लाता है, सूजन लाने में सर्वश्रेष्ठ है, अग्रगण संग्रह है आयुर्वेद में। मतलब उस पूरे चैप्टर में कौन कौन सी चीजों में कौन कौन सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ है उसकी पूरी लिस्ट दी है। जैसे कि नींद लाने में तो कि भैंस का दूध, बराबर, बुद्धिवर्धक में तो कि गाय का घी, बराबर, सर्वश्रेष्ठ है, सभी सभी में सर्वश्रेष्ठ। उसी तरह सूजन लाने में श्रेष्ठ कौन है, तो कि दही है, बराबर है। तो ये दही नॉर्मल खाते हैं तो सूजन जिसको है वो बढ़ जाती है, या जिसको प्रकृति रहती है तो उसको सूजन आ जाती है। लेकिन वही दही को यदि मंथन कर दिया, तोड़ दिया और हिला दिया पूरा, बराबर, या तो उसकी छाछ बना दी। छाछ में भी क्या किया, वैसे तो पानी का संयोजन किया है, लेकिन अगर सिर्फ तोड़ दिया दही को और टूटा हुआ दही खाया तो वही दही सूजन कम करता है, वही छाछ सूजन को कम करता है। सब लोग को ये मान्यता होती है कि सूजन में छाछ नहीं पी जाती, वो खट्टी छाछ नहीं पी जाती, बाकी छाछ है वो सूजन उतारता है। हम लोग बोलते हैं अभी दही और छाछ में फर्क क्या है, फर्क ये मंथन संस्कार का है, बराबर है। तो ये सिर्फ ये हम लोग नहीं, इसमें क्या घुमा उसमें घुमा कि क्या होता है, नहीं, उसमें जो चर्निंग और ग्राइंडिंग होता है उससे उसके गुण में फर्क पड़ जाता है। जैसे कि अकेला आप गेहूं खाओ उसके गुण अलग है, और उसका आटा खाओ उसका गुण अलग है। वो गेहूं पचने में भारी है, ये आटा बना है वो उसकी अपेक्षा से पचने में हल्का है। क्यों, क्योंकि उस पर ग्राइंडिंग इफेक्ट हो गई है, ठीक है। तो ये हो गया मंथन। फिर आता है देश।
बराबर है। फिर आता है देश, यानी कि प्लेस और रीजन ऑफ फूड, यानी कि कौन से देश से वो आहार या औषध द्रव्य है, उसकी भी इफेक्ट अपने शरीर पर पड़ती है। हाँ, द फूड प्रॉपर्टीज कैन बी चेंज और प्रिजर्व बाय चेंजिंग इट्स प्लेस। यानी कि देखो, ये देश में दो चीजें आती है कि एक तो आप कौन सी जगह पे खाना खाते हो और कौन सी जगह से खाना आया है, बराबर है। या आहार्य द्रव्य कौन सी जगह पे स्टोर किया गया है, या आहार्य द्रव्य कौन सी जगह पे उगाया गया है, बराबर है। जैसे कि ऐसे बहुत सारे आते हैं, जैसे कि बोलते हैं कि औषधि, जो औषधि सर्व से श्रेष्ठ पूरे भारत में कहां से मिल सकती है, तो कहते हैं वो हिमालय से, बराबर है। इतना ही नहीं कि समझो चंदन है, अगर आप राजस्थान में उगाओगे तो कुछ लाभ होगा, नहीं होगा, वो उगेगा ही नहीं। तो कहाँ का उगेगा, तो मलयाचल, यानी जो केरला साइड जो है, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, वहां पे चंदन के पेड़ सबसे अच्छे होते हैं। केसर है, तो क्या कर्नाटक का प्रसिद्ध है, नहीं, वो कश्मीर का प्रसिद्ध है। गुलाब तो किसका प्रसिद्ध है, तो ये उदयपुर का, उसका सबसे अच्छा और श्रेष्ठ होता है। वहां का गुलाब जल सबसे अच्छा होता है, वहां का गुलकंद भी सबसे अच्छा होता है। तो कहाँ पे वो उगता है ना, उसकी भी इम्पैक्ट आहार्य द्रव्य की उसके ऊपर पड़ती है। जैसे कि बासमती चावल है, वो पचने में भारी होती है, वो कई रीजन में, तो कोई एक रीजन में ही वो उगता है। या हम लोग जो खाते हो जीरा सार या कोलम खाते हैं, कई जगह पे आंबा मोर चावल खाते हैं। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग गेहूं चावल और ये आहार्य द्रव्य उगते हैं। जैसे कि एक कुछ आता है हल्दी, तो भाई ये सोलापुर की हल्दी अच्छी है, हम लोग बोलते हैं ना, हाँ ये यहाँ से। खजूर है, तो भाई अरेबियन से आया है, वो खजूर अच्छी है, हम लोग क्यों वहां की प्रीफर करते हैं। अखरोट है, तो अफगानिस्तान की क्यों अच्छे है, तो उसके गुण अलग होते हैं। फिर वही अखरोट यहाँ पे उगाएंगे मुंबई में, उसका टेस्ट ही नहीं होगा और उसके गुण भी नहीं होंगे। तो जो चीज जहां जहां उगती है, उसकी डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे शरीर पर पड़ती है। तो ये देश भी फूड पर इफेक्ट करता है। फिर आता है काल, बराबर है। ये काल भी, यानी टाइम, वो भी फूड पर इम्पैक्ट करता है। जैसे कि आयुर्वेद में कहा है कि नया अन्न, नवान्न पानम गुण वैकृतम च कफकृच्च सर्वम, आस्य सुखम स्वप्न सुखम दधिनी ग्राम्योदका ग्राम्योदक अनुपरसान पयांसी नवान्न पानम गुण वैकृतम च कफकृच्च सर्वम। यानी कि आस्य सुगम, अरे शांति से बैठना, कोई टेंशन नहीं, आराम से बस ये खाओ पियो जैसा करो, आराम से बैठो। तो आस्या सुखम, स्वप्न सुखम, बस सोते रहो पूरे दिन, 24 घंटे में 18 घंटे तो सोते रहने का। आस्या सुखम, स्वप्न सुखम, दधिनी, यानी दही खाना, बहुत सारा रोज का दही खाना। अभी क्या होता है, जो लोग बाहर खाते तो एक बाटी दही वो लंच में आती है साथ में, तो वो लोग रोज दही जो खाते हैं। ग्राम्य उदक अनुप्रसान पयांसी, जो मांसाहार करते हैं। नवान्न पानम, यानी नया अन्न आया है, नया नया गेहूं, नया नया चावल अभी उगा है इसी महीने में और हमारे पास आ गया है। नवान्न पानम गुड़ वैकृतम, यानी गुड़ की विकृतियां, यानी गुड़ से बना हो सुखड़ी हो, यानी कि मातर हो, या गुड़ की मिठाई हो, जो भी गुड़ से बने, गुड़ चिक्की हो, ये जितने भी गुड़ की विकृति है, उसकी जो आइटम्स बनी है, ये सब कफ करने वाले हैं, ये सब कफ करने वाले हैं। तो इसमें ऐसे, उसमें से मुझे ये आपको बताना है, नवान्न पानना, यानी जो नए जो व्हीट या राइस रहते हैं, वो डायबिटीज करते हैं। ये जो श्लोक है ना, वो डायबिटीज में कौन कौन से क्या आहार करते हैं उससे कारण होता है, उसमें ये लिखा हुआ है। और इसीलिए अपने यहाँ पे स्टोरेज करने की फैसिलिटी दी। गेहूं और चावल ये 1 साल पुराने होने चाहिए, तब जाके वो पचने में हल्के होते हैं और शरीर को साथ में होता है। अभी जो हम बोलते हैं ना, जो गेहूं मत खाओ, ये मत खाओ, तो नए गेहूं मत खाओ, 1 साल पुराने, लेकिन 3 साल से ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। और इसीलिए आज भी आपके भी घर में ये शायद फैसिलिटी होगी कि आप गेहूं को वो कैस्टर ऑयल में मिक्स करके एक डब्बे में भर के डाल देते हो।
लगभग उसमें से आधे से ऊपर गेहूं आपको 1 साल पुराने हो ही जाते हैं। पहले के काल इवन जो गुड़ होता है वो गुड़ भी 1 साल पुराना होना चाहिए। इसलिए पहले के टाइम में क्या होता था कि जो गुड़ बनाते थे जो व्यक्ति, वो लोग 1 साल तक भर के भंडार में रख देते थे, नीचे जमीन के नीचे या ऐसा कोई स्टोरेज बनाया होता था, वहां पे वो रख देते थे और 1 साल के बाद वो बाजार में आता था। और आज और हुआ क्या है कि अभी रेडीमेड आटा मिल गया है, अभी उसमें आपको पता नहीं है पुराने गेहूं वाले हैं या नए गेहूं वाले हैं। इसीलिए भविष्य में डायबिटीज के केस बहुत बढ़ेंगे, पाचन के केस बहुत बढ़ेंगे, क्योंकि सब लोग क्या कर रहे हैं, नया अन्न ले रहे हैं। ठीक है, तो ये काल, देखो काल, काल ने कैसे इफेक्ट किया 1 साल गया तो 1 साल क्या था, काल था। तो काल की इम्पैक्ट क्या पड़ी गुड़ पर, अरे सॉरी गेहूं पर, कि उसको हल्का बना दिया। कुछ किया प्रोसेस नहीं, ऐसे ही रखा। तो ऐसा रखना, तो टाइम जो स्पेंड हुआ वो इम्पैक्ट करता है वो फूड पे। ठीक है, वैसे ही जब आप बैठते हो खाना खाने, गरम गरम आया है और बात करने में रह गए और ठंडा हो गया, तो काल चला गया, 15 मिनट चलेगी, आधा घंटा चला गया, अब वो ठंडा फूड जो आप खाते हो तो उसको रोक करता है। तो वो काल जो होता है टाइम, वो भी फूड पे इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आप सबको। फिर आता है वासना। एक सेकेंड ना, मैं चेंज कर देता हूँ। देखो काल, टाइम पीरियड और सीजन एटसेट्रा टू विल ब्रिंग इन द चेंजेस इन द फूड सब्सटेंसेस। फिर आता है वासना। वासना, अधिवासना, वासक शेप हम बोलते हैं। तो वो क्या होता है, वासक शेप, शेप यानी प्रक्षिप्त करना, ऐसे डालना, और वास यानी सुगंध। हम लोग वास अलग, गंदी वास को हम वास बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में वास यानी अधिवासन, उसको सुगंध में उसको उसका उपयोग होता है। सो एडिंग द फ्लेवरिंग एजेंट्स और प्रिजर्वेटिव्स और स्वीट स्मेलिंग एजेंट्स, यानी कि आप अगर चुंदा बनाते हो तो उसमें क्या करते हो, आप चाशनी बनाते हो। फिर आप समझो खीर बनाते हो, तो आप क्या करते हो कि उस पे आप जायफल है, इलायची है, चारोली है, वो सब आप डालते हो। तो वैसे तो खीर तो बन गई है, लेकिन उसके ऊपर आपने ये डाला, बादाम वगैरह डाला, तो ऊपर जो डाला, स्प्रिंकल किया, वो कहता है वासन। और उसकी इम्पैक्ट भी फूड पर पड़ती है। यानी जो खीर होती है वो तो पौष्टिक होती है, लेकिन उस पर बादाम, केसर, जायफल, इलायची, चारोली, ये सब जो आपने ऊपर डाला, या तो अंदर मिक्स कर दिया चारोली को, तो लेकिन ये जो ऊपर से आपने जो डाला, वो क्या करता है, और पुष्टिकारक ये खीर को बनाता है, और जिस गुण के लिए हम लोग ले रहे उस गुण को भी उसमें बढ़ाने में फटाफट हेल्प करता है। ठीक है, तो ये होता है वासना। बस ये वासना नहीं है, वासना है। ठीक है, और एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि समझो ये होता है अपना चावल होता है, अगर उसको भूंजा जाए, बराबर है, तो उसका लाजा बनता है, जिसको बोलते हैं ना पार्च्ड और पफ्ड राइस, लाया बोलते हैं। हाँ, चावल की धानी बोलते हैं। तो प्रसाद ने वगैरह देते हैं आपको छोटा छोटा ऐसे, ममरा नहीं, लेकिन दूसरा एक चीज उसकी बनती है, लाया बोलते हैं उसको। संस्कृत में उसको लाजा बोलते हैं, लाजा मंडल। तो देखो चावल था, उसका गुण अलग, और ये लाया का गुण अलग। जैसे जुआर है, उसका गुण अलग, और उसकी धानी जब बनती है उसका गुण अलग, है ना। चलिए, फिर आता है भावना। भावना यानी इम्प्रिग्नेशन, लिविंग द फूड और मेडिसिन डिप इन सडन लिक्विड हाइड्रेशन। यानी कोई भी आहार या औषध को किसी में भिगोना, किसी में उसका मर्दन करना, उसको कहते हैं भावना। और इसलिए कहते हैं मर्दनम गुण वर्धय। जितना आप वनस्पति को घूटो, उतने ही गुण उसके बढ़ते जाते हैं। जैसे कि कोई भी हमारे औषधि है जो विष है, जैसे वत्सनाम, जो आप त्रिशूल वगैरह लेते हो, त्रिभुवन कीर्ति लेते हो, उसमें वत्सनाम, एक्वेनिटम फेरोक्स नाम का एक प्लांट का मूल होता है, रूट, थोड़ा पॉइजनस होता है। तो उसको शुद्ध कैसे करते हैं, उसको कपड़े में बांधते हैं और 3 घंटा हम लोग उस गौमूत्र में रखते हैं। 3 घंटा गौमूत्र में रखने पर उसमें जितने भी विषाक्त पदार्थ है वो गौमूत्र में आ जाते हैं, और वो
निर्विष हो जाता है। ख्याल आया? तो क्या हुआ, सिर्फ भावना देने से इस पे इम्पैक्ट पड़ गई। फिर आपने कभी सुना हो सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म आता है। अभ्रक यानी क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, ए पे से कुछ तो बोलते हैं, मैं भूल गया। पेंसिल में जो यूज करते हैं ना उसको बोलते हैं अभ्रक, जो हम लिखते हैं पेंसिल से। हाँ, तो वो होता है अभ्रक। तो उसको क्या करते हैं, भट्टी में पकाते, लेकिन औषधि के साथ भूनते और फिर भट्टी में पकाते, तो उसका वो हो गया एक भावना। फिर वापिस वो भस्म को लेते, वापिस घूटते हैं, वापिस इलेक्ट्रिक फरंस या भट्टी में डालते, वापिस निकालते, ऐसे 1000 बार करते। उसको बोलते सहस्त्र पुटिक अभ्रक भस्म। और ये जितने आप मर्दन करते हो उतना उसका गुण बढ़ता है, बिकॉज ऑफ द नैनो टेक्नोलॉजी। यस, नैनो टेक्नोलॉजी। तो इस नैनो टेक्नोलॉजी से होता यह है कि उसके इतने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं कि बॉडी में जब सहस्त्रपुटी नॉर्मल अभ्रक भस्म आप शायद एक रत्ती यूज करो, इसका एक रत्ती 10 दिन तक उसकी इफेक्ट देगा, इतनी इम्पैक्ट उसकी बढ़ जाती है। बराबर है। ये नैनो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी अपने ऋषि मुनियों को ये पता थी, इसलिए उन्होंने जितना आप घुटते हो, जितना आप छानते हो, जितना आप भिगो के रखते हो, उतना इम्पैक्ट इसके ऊपर आता है। इसे देखो, हम लोग काढ़ा बनाते हैं तो क्या करते हैं, एक रात पहले हम लोग भिगोने रख देते हैं। क्यों? सुबह आप देखोगे तो पानी का कलर चेंज हो गया होगा, क्योंकि उसका रसकस उसमें से उसने ले लिया। और फिर हम उबालते हैं तो और रसकस निकल जाता है और काढ़े का पूरा लाभ मिलता है। तो वो हो जाता है भावना। बराबर है। फिर आता है काल प्रकर्ष। बराबर है, यानी पैसेज ऑफ टाइम, जो मैंने पहले बताया वो काल का, या चेंज ऑफ सीजन। बराबर है। तो जैसे कि जैसे हम लोग अल्कोहल होता है आसव वरिष्ठ, उसको भी क्या करते हैं कि भाई फर्मेंटेशन के लिए डाल देते हैं, तो उसमें भी ऐसे टाइम जाता है तो उसमें चेंज आ जाते हैं। या मैंगो है तो वो वही काल में आएगा, और जब वही काल में आप खाते हो तब जाके उसकी अच्छी इम्पैक्ट पड़ती है। ठीक है। तो टाइम को पास करना या सीजन के हिसाब से जो भी सीजन होती है, उस सीजन की इम्पैक्ट वो आहार या औषध के द्रव्यों पर पड़ती है। इसीलिए हमें बोलते हैं सीजनल फ्रूट, सीजनल वेजिटेबल्स, ये क्यों लेना है, उसका रीजन ये है। लेकिन अब तो क्या बोलते हैं, ऑल सीजन वेजिटेबल्स मिलती है, ऑल सीजन फ्रूट्स मिलते हैं, वो अच्छा नहीं है। तो जो जिस काल में जो फ्रूट आते हैं, जो वेजिटेबल्स आते हैं, उस टाइम पे वही फ्रूट खाने चाहिए। और लास्ट आता है भाजन। लास्ट आता है भाजन, यानी वो कंटेनर, वो डब्बा जिसमें आप फूड स्टोर करते हो। तो मेरा प्रश्न ये है कि कौन से वेसल में फूड स्टोर करना चाहिए, बोलो। बोले, रेजेंट करो, कौन से वेसल में फूड स्टोर करना चाहिए। ओके, एक है ग्लास, और ग्लास इज ऑलवेज, ग्लास इज ऑल्सो राइट आंसर, लेकिन थोड़ा मोर प्रिसाइज। ओके, स्टील, मिट्टी के बर्तन। मुझे लगता है जिसने ग्लास और मिट्टी के बर्तन बताया उनके घर में बच्चे नहीं लगते। हाँ, क्योंकि वो इजीली ब्रेकेबल है। ब्रास, ओके। और कोई? ये नजदीक है हितेश भाई। एक्चुअली पित्तल के बर्तन में रखना है। यस, परफेक्ट है। हाँ, पित्तल और कांसा, पहले के टाइम में पित्तल के डब्बे होते थे, पर कांसे में भी रख सकते हैं। लेकिन कांसे में प्रॉब्लम एक होता है कि अगर खटाई वाला कुछ गलती से किया कांसे में और कॉपर में, तो उसका ना तुरंत रिएक्शन होता है, और इसीलिए घी और तेल का संयोजन है ना फिर उसमें होता नहीं है। और इसीलिए आप देखोगे कि देरासर में भी देखो, अगर बाल्टी भी यूज होती है, कोई बर्तन भी होता है, पित्तल के होते हैं, कुछ कांसे के भी होते हैं, लेकिन मैक्सिमम आप देखो सब पित्तल का होगा। और पहले के टाइम में पित्तल की ही हांडी होती थी, पित्तल के ही डब्बे होते थे। मतलब आप सब लोग ने शायद अपने गांव में ये देखा होगा कि ये बर्तन ऐसे रखे हुए थे। तो याद रखो, आपके घर में से सबसे पहले तो एल्यूमिनियम होना ही नहीं चाहिए।
इसके ऊपर मैं पूरा एक सेशन लूंगा सिर्फ पात्र के ऊपर, कौन कौन से पात्रों का क्या क्या गुण होता है। तो सबसे पहले घर में से एल्यूमिनियम निकाल दो। कुछ एल्यूमिनियम ऐसे आते हैं, एरोप्लेन एल्यूमिनियम, यानी जो एरोप्लेन जिस एल्यूमिनियम से बनता है ना उसके बर्तन आते हैं, क्योंकि वो जो भंगार में निकलते हैं फिर उससे वो बर्तन बनते हैं, वो कुछ अलग टाइप का होता है, वो फास्ट गर्म होता है, वो भी नुकसानकारक है। फिर नॉन स्टिक नहीं चलेगा। अब बोलते अगर नॉन स्टिक नहीं होगा डोसा कैसे बनाएंगे, कैसे बनाओगे डोसा? हाँ, लेकिन क्या होता है लोखंड में सब चिपक जाता है। हाँ, लेकिन जब वो मिश्रा जी और गुप्ता जी बाहर बना के डोसा तब कुछ चिपकता नहीं है, और हमारे यहाँ डोसा चिपक जाता है। वो देखो नॉन स्टिक यूज करते नहीं करते। अच्छा, वो यानी दो वो भी है ना, वो गैस वो भी लगभग वो यूज नहीं करते, वो लोग क्या करते हैं कोयला यूज करते हैं। अरे एक दिन में गया है पवई, तो वहां पे लिखा था वुड फायर पिज्जा। एक्चुअली सरकार हमें वुड फायर से गैस पे लेके आई, और अभी वो वुड फायर का, अच्छा वो विलेज आता है, विलेज जो है तो उससे भी वो हांडी में बनाते हैं, वो देसी टाइप का बनाते हैं, तो लोग वो खाना खाने ज्यादा पैसे देके खाना खाने जाते हैं। हमको हो जाता है ऐसा फूकते हो तो धुआं जाता है और ये बिगड़ जाती है, पर वही चीज हमको खिलाते महंगे में। ठीक है, ठीक है, चलो चूल्हा तो अभी घर पे पॉसिबल नहीं है लेकिन ये बात, ये कम से कम आप वेसल तो बना सकते हो। और याद रखना कोई भी अगर आपको बनाना है खाना, हमेशा पित्तल के बर्तन में, और वो भी कलई किए हुए बर्तन में। और कलई करने वाले भी है आज, वो हमारे के कारण ही वो पूरी जो प्रजा एकदम नष्ट प्राय हो गए, फिर भी साउथ बॉम्बे में अभी भी आपको मिल जाएंगे। पहले वो बाल्टी वगैरह लेके आते थे कलई करो करके। जो कलई होता है ना वो लेड है, और ये होता है ना पित्तल, और ये एक में होता है, शरीर को बिल्कुल नुकसान पहुंचाता नहीं है। सब लोग बोलते हैं सर लेड है उसमें, लेड पॉइजनिंग हो जाता है। अच्छा, तो मैगी में जो हुआ था वो क्या हुआ? हाँ, बीच में हो गया था ना लफड़ा मैगी का, कि उसमें लेड मिल रहा है, लेड मिल रहा है, और बैंड हो गया वो, कितने रेट्स पड़े। और तब अमिताभ बच्चन ने बोला अभी मैं मैगी की ऐड नहीं करूंगा कभी भी। और देखो आप बाद में मैगी की ऐड में वो नहीं आते। पहले वो बच्चों के साथ एक ऐड करते थे, वो खाते थे वो लंच बॉक्स में, उसके बाद ये सब लफड़ा है और फिर बंद हो गया। इतना ही नहीं, वो चालू हो गया, और क्लियरली गवर्नमेंट ने उनको लिख के दिया इतने से ज्यादा लेड नहीं होना चाहिए, बाकी इससे कम लेड चलेगा। हाँ, आज भी मैगी में लेड है, तो उससे वो पॉइजन नहीं होता है। अपना जो पुरानी परंपरा है उसमें पॉइजनिंग हो जाती है। ऐसी तो होती ही नहीं है, लेकिन ऐसा बोलते हैं। तो ये हमें ये सोचना है कि क्या सही और क्या गलत है। ठीक है, तो ये हो गया। तो कलई वाले पित्तल के बर्तन ये आपको करना है। आज भी आपको वो साउथ बॉम्बे में इजीली मिल जाएगा। आज भी आपको अगर वो डब्बे वगैरह रखे नाश्ते के, वो भी रखने, अरे कम से कम लगेगा कि देखो सोने के बर्तन है, अरे देखो कितने श्रीमंत है, तो सोने के बर्तन रखे, रखो ना, कितना अच्छा लगता है उसमें। बराबर, कांच के भी अच्छे लगते हैं, कांच में भी रखो, कोई भी एकदम चलेगा वो, क्योंकि उसमें तो और एक अच्छी बात उसमें होती है कि सूर्य किरण उसमें आर पार हो जाती है, तो फूड भी अच्छा रहता है। ठीक है, तो ये भाजन की इफेक्ट भी ये आहार पे पड़ती है। इतना ही नहीं, जो आप खाना खाते हो ना, और मुझे आनंद है कि पहले से थोड़ा तो ये चेंज आया कि सब लोग ने कांसे की थाली बसाई है खाना खाने के लिए। कम से कम, शायद चलो इतना भी ना हो सके ना, तो कम से कम खाने की थाली वो तो कांसे की ले लो। कांसे की थाली, कांसे की कटोरी, कांसे की चम्मच, और कांसे का ग्लास। लेकिन कोई अच्छा पहचान वाला हो, क्योंकि कांसे में भी बहुत सारी वैरायटीज आती है। तो हमेशा कांसे की थाली में ही खाना खाना है, बस दैट्स इट। ये एक आप लोग नियम, और समझो आप नहीं कर सके लेकिन आपके बच्चों को तो ये खास करवाना। अगर कांसे का नहीं हो रहा है पॉसिबल, तो चांदी का भी चलेगा, और चांदी का भी नहीं जमा तो सोने का भी चलेगा। सोना तो हो ही जाएगा आपसे, तो कम से कम गोल्ड प्लेटेड तो आप बना दोगे। ठीक है, देखो चांदी की थाली का फायदा ये हो जाएगा, क्योंकि रोज आप थाली खुद ही धोकर पी जाओगे, क्योंकि वो काम वाली बाई को नहीं दोगे, तो आमिल का पुण्य भी उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है,
तो हाँ, अभी इसमें क्वेश्चंस, एक 1 सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, अभी मैं क्वेश्चंस ले लेता हूँ। कांसे की थाली में टोमेटो वाली आइटम से टेस्ट खराब हो जाता है तो उसका, कांसे की थाली में टेस्ट खराब नहीं होता है, सिर्फ हाँ ये मान्यता है कि भाई खटाई जो है वो कांसे की थाली में नहीं करते, लेकिन है ना वो ज्यादा टाइम तक रहे वहां पे तो उसमें वो परिवर्तन आता है। नॉर्मल आपको पिरोसा है और आपने खा लिया आधे घंटे के अंदर, तो उसमें कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। कांसेनी थाली સૌથી बेस्ट કહેવાય, यस, मतलब देखो कैसे सबसे बेस्ट तो सोने की थाली है और उससे भी बेस्ट स्फटिक की थाली है। हाँ, लेकिन स्फटिक परवड़ेगा नहीं क्योंकि वो लाख रुपए की थाली हो जाएगी। फिर तो ये जो सोने की लोगे तो 50,000 वाली हो जाएगी, फिर ये चांदी वाली होगा तो 25,000 वाली हो जाएगी, तो काशी कम से कम 2,500 वाली तो हो जाएगी। तो सबसे बेस्ट, और मैं बोलूँ क्या, ये स्टील की थाली आपने ली, आप बेचोगे तो कितना मिलेगा, उसका कम ही मिलेगा भाव। कांसे का भाव है ना, आपने अभी जो लिया उसे तो ज्यादा ही मिलेगा। तो ये एक्चुअली क्या होगा, आपका असेट हो जाती है कांसे की थाली, ये जो मेटल है वो असेट होता है, तो अल्टीमेटली आपको वो भविष्य में रिटर्न भी देगी। ये जीरो नहीं होगा, कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो कांसे की थाली सबसे वो बेस्ट हो जाती है। पर्सन डूइंग कलाई, हाँ ठीक है। हाँ तो हितेश भाई आप वो दे देना, आप ग्रुप पे पोस्ट कर दोगे तो भी चल जाएगा। कलाई वाले मलाड ईस्ट में भी है, वेरी गुड। कॉपर में हाँ वो भी अच्छा है। यस पूजा है। आपने बोला कि गुड़ से कफ होता है, तो अभी हाँ सुबह पटोलिया वगैरह पीते हैं हम। हाँ, वो सब वो मैं टाइप बताता हूँ सुबह भी क्या लेना है। हाँ तो आप पटोला लेते हो तो उसमें क्या क्या मिक्स करते हो? घी, हम्म, आटा, पानी और गुड़। और सूट वूट नहीं डालते? नहीं। हाँ, तो वो डाल दो तो कब नहीं करेगा। अच्छा, हाँ, तो कितना डालना? टेस्ट के हिसाब से। तो सूट तो गर्मी करता है ना। अच्छा, कफ में। तो हर सीजन में डाल सकते हैं ऐसे? अभी तो विंटर है इसलिए डाल सकते हैं। समर में फिर वो नहीं लेना है क्योंकि वो गर्म पड़ता है कभी। हाँ, कोई भी एक चीज रोज यूज नहीं करनी, चेंज कर दे रहे। तो अभी तो एक्चुअली प्रेग्नेंट है इसलिए सुबह सुबह दे रहे हैं मेरे को हाँ रोज। हाँ, प्रेग्नेंट है तो वो चलेगा। अच्छा, बिना सूट वाला? उसमें सूट वाला नहीं लेते, उसका रूल अलग है, पहले आप बताओ मुझे। उसमें भी कौन सा अच्छा, महीना चले वो भी डिपेंड करता है। मेरा अभी बस 9th स्टार्ट हो जाएगा 2 दिन में। बस बस, फिर तो अजवाइन का लड्डू भी खिलाएंगे आपको। हाँ। विवेक रखना, नहीं तो एसिडिटी हो जाएगी। अच्छा, तो दूसरा क्वेश्चन था, हाउ टू स्टोर व्हीट राइस फॉर 1 ईयर विदाउट स्टेल, व्हाट प्रिजर्व वी शुड यूज। तो ये ऐसे होता है, जो एक पहले से परंपरा, मतलब मैं तो जब बचपन से अभी भी देख रहा हूँ, अभी भी हम लोग वो स्टोर करते हैं। और एक गेहूं का दाना भी बिगड़ता नहीं है, मतलब आज 35-38 साल तक मैंने ये देखा हुआ है ये। तो मैं आपको बताता हूँ, गेहूं जब आते हैं तो पहले तो वो साफ करना होता है, या तो फिर साफ किए हुए गेहूं भी डायरेक्ट हमको मिलते हैं। और जब हम लोग चेक करते हैं कि हाँ भाई ये सब बराबर है, तो जनरल थोड़ा थोड़े लेकर, समझो एक गुनी आ गई 15 किलो की, थोड़ा थोड़ा लेकर थाली में वो चेक कर लेना है। वो भी सनलाइट में ही करना है, चश्मा है तो चश्मा लगा के करना है। वो बराबर चेक हो गया, फिर उसको एक बड़े से पात्र में हम डाल देते हैं, थोड़ा जमा हो जाएगा वहां पे, तो फिर कैस्टर ऑयल लेके आते हैं। और ये कैस्टर ऑयल देसी वाला रहता है, वो मेडिकल में जो कैस्टर मिलता है वो नहीं, बराबर किलो के हिसाब से जो मिलता है थैली में, वो लेके आना है। और वो थोड़ा सा गेहूं में डालकर उसको पूरा ऐसे हाथ से घुमा देना है, पूरा हाथ को घुमा कर, फिर वो जो जहां जो भी कंटेनर होगा आपको उसमें वो डाल देना है। ऐसे करते करते हर जो 15 किलो जो गेहूं है वो ऐसे मिक्स करके डाल सकते हो। इतना ही नहीं, ये जो कैस्टर ऑयल मिलाकर तैयार किए हुए गेहूं भी मार्केट में अभी मिलते हैं, बराबर है, और वो आप स्टोर कर सकते हो। दूसरा, पारे की गोली आती है, वो भी आयुर्वेद स्टोर में आपको मिल जाएगी। पारे की गोली कंपनी बनाती है, तो पारे की गोली होती है, वो गोली अंदर डाल देने की, वो गेहूं के उसमें, बराबर है। या तो जो गोबर होता है ना, उसका एक छोटा सा केक होता है,
वो केक भी आप अंदर उसको डाल सकते हो, बस आपका गेहूं चावल नहीं बिगड़ेगा। अब मेन तो आप है कि कहाँ पे आप स्टोर कर रहे हो। एक तो है ना मेटल कंटेनर में करना चाहिए, हालांकि क्या होता है ऐसे स्टील के भी आते हैं, थोड़े वो हैवी होते हैं और कॉस्टली भी होते हैं, और ऐसे एल्यूमिनियम के भी आते हैं, बराबर है। तो अभी देखो ट्राई करो जो भी अच्छा हो, तो एल्यूमिनियम से अच्छा तो स्टील ही है, तो उसमें आपको वो डालना है, बराबर है। और ऐसी जगह पे रखना है कि जहाँ पे पानी आदि कुछ आता ना हो, यानी ह्यूमिडिटी ज्यादा ना हो, उस जगह पे आपको वो स्टोर कर लेना है, ठीक है। यस पूर्वी जी। सर कैस्टर ऑयल को गरम करके मिक्स करना है कि डायरेक्टली? डायरेक्ट डायरेक्टली डायरेक्टली मिक्स कर। डायरेक्टली। अच्छा। यस हिरवे जी। हेलो। हाँ भैया, आपने वो सैलेड का बोला कि वो सैलेड नहीं खाना चाहिए, वो क्या कारण है? हाँ, सबसे पहले आयुर्वेद में ये बोला है, ये तो अग्नि सन्निकर्ष, यानी जब अग्नि पे आता है ना तो उसके गुणों को चेंज होता है। आयुर्वेद में और जैन धर्म में ये कच्चा खाने को अलाउड ही नहीं है। एक्चुअली तो क्या होता है कि श्रावक जो होता है वो सचित का त्यागी होना चाहिए, और जो कच्चा है वो सचित है। इसे देखो अतिचार में आता है ना, अपक्वाहार दुपक्वाहार तुच्छ औषध सहित पणु भक्षण की दूध, यानी अपक्वाहार यानी ये जो सलाड कच्चा, और दुपक्वा यानी जो बोलते हैं ना कच्चा पक्का, तो ये दोनों भी नहीं चलते। इसलिए देखो महाराज साहब वो जामफल का साथ नहीं लेते, क्योंकि वो बराबर पकता नहीं है और कच्चा पक्का रह जाता है या उसके बीज रह जाते हैं। और इसीलिए आयुर्वेद के तहत जितनी भी कच्ची चीजें हैं वो सभी पचने में भारी है। अभी जैसे फ्रूट है, तो फ्रूट में अभी तो कैसे कच्चा पक्का करेंगे, तो ऐसा ही कच्ची केरी है तो वो खटाई वाली है तो सूजन लाती है, और जो पक्की केरी है वो स्वीट है, देखो गुण में फर्क पड़ गया ना, और वो हार्ट के लिए बहुत अच्छी है। एक जो सूजन लाती है और दूसरा वो हार्ट के लिए अच्छी है, तो इसलिए बोले। हाँ, ऐसे नहीं कि कच्ची केरी अभक्ष्य है, लेकिन उसका देखो आप प्रयोग देखो कितना कम करते हो, और पक्की केरी कितने प्रयोग ज्यादा करते हो। कच्ची केरी का प्रमाण कितना कम होता है, पक्की केरी का प्रमाण देखो कितना ज्यादा होता है। और इसीलिए जितनी भी कच्ची चीजें हैं वो डाइजेस्ट होने में हैवी होती है, इसीलिए क्योंकि जो भी अग्नि का संस्कार जिस पे भी होता है वो पचने में हल्का हो जाता है, कोई भी चीज पे। यस शैलेजा ने। હા સર, તમે કીધું હલો. जी હા, તમે કીધું ને કે ગોળથી કફ થાય તો આપણે બચાવને રોટલી ઘીને ગોળ ખવડાવીએ તો. सबसे पहले बच्चों को रोटी गोल खिलाना ही नहीं चाहिए। અચ્છा। आपने रोटी गोल पता है क्यों खिलाया? क्योंकि वो फटाफट खा लेता है। हाँ। तो फटाफट क्यों खाता है? क्योंकि वो स्वीट होता है। आप हम्म। उसको बनाना तो दबा दब खा लेगा वो, बराबर है। हाँ। तो क्योंकि वो स्वीट होता है और बच्चों को स्वीट बहुत पसंद है, हम्म। और इसका प्रॉब्लम आपको बाद में होगा। आई होप कि प्रॉब्लम ना हो। वो दाल हम्म। नहीं खाएगा, दाल और सब्जी नहीं खाएगा। हम्म। એટલે क्यों? ક્યારેક આપણે ખવડાવીએ ને રોટલી ઘીને ગોળ તો આમ હેલ્ધી ના કહેવાય? हाँ, એવું સાંભળ્યું છે। कभी कभार खिलाए तो ठीक है, लेकिन मैंने मदर्स को देखा है वो रोटियों को चूरा करके दबा दे देते हैं। तो टाइम हाँ। वो रोज मत दो। अच्छा। रोटी सब्जी दाल भात दो और उसमें थोड़ा सा गुड़ दे दो बस। ओके। क्योंकि एक बार इसका टेस्ट लग गया ना रोटी गुड़ का, वो दूसरा कुछ नहीं खाएगा। हाँ। बाल हट, राज हट और स्त्री हट, ये तीनों के सामने झुकना ही पड़ता यस। है। ओके। राइस पकाते वक्त जो ओसामा लेफ्ट ओवर रहे वो लाइट रहता है, या कुकर में बनते हैं जिसमें ओसामा नहीं रहता वह रहता है? एक मिनट, आप अनम्यूट कर दो ना, रेज हैंड कर दो तो मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। यस पायल में। हाँ, लोग बोलते हैं कि खाने के बाद थोड़ा गुड़ खा लेना चाहिए, उससे भी कफ होता है? नहीं, वो है ना, मैं फूड कौन से टेस्ट से कैसे उसका सीक्वेंस होता है ना, वो आगे मैं बताऊंगा। और आज देखो हम लोग ने क्या किया, करण दो ही हम लोग ने सिखाया आज। ये 8 में से 2 ही सिखाए, और बाकी का हम लोग एक एक करके देखेंगे सेशन में। तो उसमें पाएगा कि कौन से
कौन से टेस्ट से आपको जाना है फूड खाने। ओके। तो राइस भिगोते और जो पानी होता है, भाई जी, हेलो। हाँ जी, अच्छा सॉरी। हाँ, राइस पकाने के बाद मतलब राइस को दो मेथड से पकाते हैं। एक तो डिब्बे में डायरेक्ट कुकर में डाल दो तो हाँ। उसमें जो बिल्कुल पानी नहीं रहता है, और या तो एक्स्ट्रा पानी डाल के आप भिगाओ और फिर उसको छान लो, तो फिर जो ओसामन रहता है वो हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। और वो चावल मतलब तो दोनों में से कौन से इजी रहते हैं डाइजेस्ट के लिए, और फिर वो जो ओसामन रहता है तो वो अच्छा रहता है? देखो, सबसे पहले चावल पकाने की विधि क्या होती है। चावल लेना है, पानी उस पर डूब जाए उतना पानी लेना है और उसको थोड़ा सा भिगोना है, बराबर है। और फिर भिगाने के बाद उस पे से या तो ऊपर जो डिश रहती है वो निकाल दो और उसको गर्म करो, उबालो। छुट्टा भात बोलते हैं ना उसको, जैसे हम लोग बासमती वगैरह बनाते हैं, उसको बॉईल करने देते हैं और उसमें जो पकता है, दैट इज द राइट मेथड। ये जो कुकर वाला सिस्टम है ना वो रॉन्ग है। क्यों बताए? क्योंकि देखो, मुझे बताओ टाइम सबसे ज्यादा किस में लगेगा पूर्वी में? कुकर में ज्यादा टाइम लगेगा या ये पतीली वाले में ज्यादा लगेगा? फर्स्ट बोलो, किस में ज्यादा लगेगा? पतीली में ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन अभी बहनों के पास टाइम नहीं होता है। बस ये एक ही चीज है जो उनके पास नहीं है, वो है टाइम, बाकी सब है। तो होता क्या है, सीधा करो, सीटी लगा दो, 3 सीटी बज गए, अपना तो काम हो गया। और सिर्फ चावल नहीं, चावल के नीचे मूंग भी रहता है, उसके नीचे दाल भी रहती है। 3 डब्बा डालो, आधे घंटे में तीनों चीज एक साथ, ये चीज गलत है। और कहते हैं, और ये मैंने राजीव भाई दीक्षित से ये सुना था और एकदम परफेक्ट है वो, कि 3 चीजें घर में नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो एसी, बराबर है, दूसरा कुकर, और तीसरा फ्रिज, बराबर है। और ये चौथा मैं ऐड करूंगा, वो है कंदमूल। तो कुकर, फ्रिज और कंदमूल, इन तीनों में सिमिलरिटी पता है क्या है? ये तीनों को नेचुरल एयर नहीं मिलती है। नेचुरल एयर और नेचुरल सनलाइट, ये तीनों को नहीं मिलती है। कुकर है, आपने बंद कर दिया और जो स्पीड से जाना था आपने उसको ट्रिगर कर दिया। तो कोई भी चीज है आप जब अननेचुरल करते हो तो उसकी इंपैक्ट फूड पे पड़ती ही पड़ती है। जैसे कि आप एक नॉर्मल दूध गर्म करते हो, बराबर है, तो उसको लगता है 5-7 मिनट लगती है, और वही चीज ओवन में 1 मिनट में जाती है। अच्छा, हो जाती तो हो जाती है, उसमें पतीली गर्म नहीं होती, दूध गर्म होता है। ओवन में ऐसे रहता है कि भाई बाहर का गर्म अंदर का गर्म हो जाता है। बोले ये कैसा गर्म है? ये अननेचुरल है, बराबर है। और इतना ही नहीं, लोग तो क्या करते हैं, वो खाने की थाली होती है, अभी ऑफिस में जाते हैं, क्या करें, अभी वाइफ ने तो सुबह सुबह दे दिया होता है, सब थाली में निकालते और पूरी की पूरी थाली ओवन में डाल देते हैं, और वो पूरी थाली गर्म हो जाती है और फिर खाना खा लेते हैं। इतना ही नहीं, ये मैं उपयोग संस्था में आऊंगा, उपयोगिता में आऊंगा। फिर जो टिफिन लेते हैं, वो टिफिन भी कैसा होता है, वो इलेक्ट्रिक वाला रहता है। वो टिफिन में डालो, गर्म करो, पूरा टिफिन गर्म, ये गर्म और वो गर्म, वो दो चीज अलग है। आयुर्वेद में कहा है जब भी खाना खाने बैठो तब भी ही खाना बनाना चाहिए। मतलब वो मारवाड़ी स्टाइल, मतलब आगे दुकान और पीछे मकान था पहले की स्टाइल में। और आज भी काफी लोग है साउथ बॉम्बे साइड, बाइकला साइड, कि वो खाना खाने तो घर पे ही आते और तभी ही रोटी बनाते। शायद सब्जी दाल हो जाती है सुबह सुबह, लेकिन रोटी तो तभी बनती है, और गरम गरम खाना ही होना चाहिए। वो आगे डिटेल में आएगा, बहुत डिटेल में मैं लूंगा। तो ये चीज है, तो अननेचुरल प्रोसेस है। तो ये वाली जो पतीली वाली ना, वो सबसे पहले ओसावेला भात इज द राइट थिंग। और उसका पानी जो अगर अलग हो जाता है, जो ओसामण, यानी जो चावल जब बन जाए, भात बनी जाए, उसके बाद जो पानी निकलता है ना, वो चीज का भी गुण है, और जो चावल भिगोया है और उसका जो पानी निकला है उसका भी गुण है। लेकिन ज्यादा गुण वाला, औषधि गुण वाला, ये इसको तंदुलोदक बोलते हैं, बराबर है, कि चावल का पानी। और ये पानी ड्रग ऑफ चॉइस इन ल्यूकोरिया, जो लेडीज प्रॉब्लम होता है ल्यूकोरिया, उसमें ये ड्रग ऑफ चॉइस है, चावल का पानी। इसलिए आप डायरेक्ट भी ले सकते हो, या उसमें जीरा तेल या हींग या घी का वगार करके भी उसको लेना है। लोग क्या क्या दवाई लेते हैं और कहाँ कहाँ घूमते हैं,
सादा सिंपल एकदम फ्री में इलाज, ये अपने घर पे ही है, लेकिन आपको पता नहीं। आपको पता है आपकी क्लिनिक कहाँ है? आपकी क्लिनिक आपके किचन में, आपकी मेडिसिन आपके मसाले के डब्बे में। आपको पता नहीं है कि कहाँ कौन सी चीज यूज करते हैं। मैं आपको सब बताऊंगा, बराबर है। इंडक्शन स्टव पे बनाया खाना खा सकते हैं। देखो टेम्परेचर वाइज तो क्या होता है, गैस लो या ये लो, लेकिन आपको पता है कि पहले के टाइम में खदीर खैर के झाड़ होते, जिसका वो हम काथा बनाते ना, पान में लगाते, चूना लगाते, काथा लगाते, उसकी उसकी लकड़ियां, उसकी अग्नि का गुण अलग। फिर जो बावल होता है बबूल, उसकी लकड़ी का गुण अलग। गोबर के सरकंडे, उसका गुण अलग। कौन सा आप यूज कर रहे हो द्रव्य और उसे गर्म करते हो, उस सबके गुण अलग अलग होते थे। अगर अपने पास कुछ है नहीं, गैस नहीं, तो कम से कम इंडक्शन स्टव तो कम से कम चल जाएगा। तो ठीक है। यस डॉली बेन। પ્રણામ સર, પૂછું તો એક તો ઇન્ડક્શન અગર તમે જેવી રીતે કીધું કે ટિફિન ગરમ કરીને ઇઝ નોટ અ રાઈટ ઓપ્શન, બટ માય ફાધર યુઝિસ, મારા પપ્પાની ફેક્ટરી છે વસઈ, મમ્મી એને સવારે જમવાનું બનાવીને આપે છે, ઇઝ અરાઉન્ડ 9 o'clock એ ટિફિન લઈને જાય છે. સો હવે ઓપ્શન નથી, અને જેમને ખાધું નથી તો ભાવતું નથી. સો હવે ગેસ પોસિબલ ન હોય તો ઇન્ડક્શન ઇઝ ઓકે, એટલે ઇઝ ધેટ ગુડ ફોર હેલ્થ? बेसिकली समझ लेना कि हम जो पैसा कमाते हैं वो हमारी काम में आता नहीं है, कि हम खाना भी खा सकते हैं। बस ये समझ के फिर खाना खाना है। અને બીજો સવાલ, મને કીધું મીન્સ જે તમે હમણાં કીધું ને કે આપણે ચોખાનું એટલે ઓસામણમાં વી કેન એડ જીરા એન્ડ હેવ ઇટ ફોર યુરિન ઇન્ફેક્શન માટે યુઝફુલ છે, એટલે ઈસ્ટ ઇશ્યુ છે. स्पेसिफिक उसको आप इन्फेक्शन बोलोगे, ल्यूकोरिया जब व्हाइट डिस्चार्ज जब ज्यादा हाँ एग्जैक्टली, उसमें ये ड्रग ऑफ चॉइस है. ओके, बिकॉज आई हैव बीन फॉलोइंग समबडी, तो મને આ સજેસ્ટ કરવામાં આવ્યું હતું અને તમે મેન્શન કર્યું, સો आई एम जस्ट आस्किंग यू इन डिटेल बिकॉज आई वाज नॉट गिवन और एक्सप्लेनेशन. ये 2 से 3 दिन में इसका इम्पैक्ट पड़ता है. ये क्या होता है, जब मैं व्यायाम करता था तभी महाराज साहब को क्या होता था कि जितना निर्दोष हो उतना अच्छा होता था. तो ये चीज इजीली सब घर में मिल जाती थी, या किसी को बोला तो स्पेशली कुछ बनाना नहीं पड़ता था, और इसकी इफेक्ट भी बहुत अच्छी पड़ती है. ઓસામણ એમાં આપણે જીરું નાખવાનું. વઘારી દેવાનું, વઘારી દેવાનું. ઓકે ઓકે, यस, थैंक यू सर. ओके, यस यस भारती बहन. सर जो आप लोग बात कर रहे हो सामान, तो ये हम लोग राइस को बॉईल करते तो उसका जो पानी होता है उसको यूज करने की बात कर रहे हैं कि हम, क्योंकि हम तो उसे फेंक देते हैं. हाँ, वही तो प्रॉब्लम है ना. तो क्या करने का, जो जब चावल आप भिगोते हो ना, उसको साफ करके वो डाल दो, लेकिन जब आप उबालते हो ना चावल, और जब वो चावल में से वो राइस में से वो भात बन जाता है, उसके कुक्ड राइस हो जाता है, और तो वो पानी अलग हो जाता है ना, वो यूज करो. तो उसे हम डेली सब लोग यूज कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में कि? ये है ना, फीमेल्स को रोज पीना चाहिए. अच्छा. जो बिना कारण के वीकनेस, कमर दुखना, पैर दुखना होता है ना, वो कभी नहीं होगा, एकदम निर्दोष. अच्छा. और आपको महाराज साहब भी मिलेंगे, साध्वी जी माँ, तो वो गोचरी में भी उनका आपको लाभ मिल जाएगा उनका. किसी को तो कुछ प्रॉब्लम रहता ही है, तो ये भी चल जाता है. लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है पता है क्या, किसी को इसके गुण के बारे में पता नहीं है. प्रॉब्लम बड़ा ये है, हम तो फेंक ही देते, पर बच्चों को पिलाया, जब बच्चे होते तो डॉक्टर. अरे बहुत न्यूट्रिशियस रहता है वो. ओके. हाँ, तो मुझे होता है, लोग स्वमूत्र पीते, लेकिन ये चावल का पानी नहीं पीते. है ना? और आपने एक बोला कि फ्रिज भी नहीं होना चाहिए, तो अब तो आजकल तो फ्रिज में पूरा सामान ही फ्रिज में ही भरा रहता है. आज भी मेरे यहाँ पे कितने सारे ऐसे हैं जिनके घर पे फ्रिज भी नहीं और टीवी भी नहीं है. तो ऐसे सभी महानुभाव का बहुमान करना चाहिए कि लोग जिंदा कैसे रहते हैं. हाँ, आई मीन क्योंकि वेजिटेबल फ्रूट्स अब तो सभी हम लोग फ्रिज में ही रखते हैं, इसीलिए उस पे ना वो काल वाला इफेक्ट पड़ता है. आपने क्या उसको स्टोर कर दिया. अभी देखो, मुझे बताओ, स्टोर नहीं करोगे तो सब्जी बिगड़ जाती है क्या? 1-2 दिन तो नहीं बिगड़ती. हाँ, लेकिन आपके पास जब आती है तो 1-2 दिन वाली ही आती है. हाँ, वो भी है. वो तो आप फ्रिज में रखते हो, इसलिए आपको पता नहीं चलता. आप एक दिन टमाटर बाहर रखो, देखो उसका टेस्ट बदल जाएगा. हाँ, तो ये क्यों हुआ? काल. अभी हमने क्या किया, उसको स्टॉप किया है, लेकिन एक्चुअली स्टॉप नहीं हुआ है, वो प्रोसेस स्लो हुआ है बिगड़ने की.
बाकी बिगड़ने की प्रोसेस तो चालू ही चालू है। और इसलिए देखो जैन धर्म में क्या बोला है कि आज सब्जी जो हमने सुधारी है तो कल यूज नहीं कर सकते। अगर टमाटर हमने सुधार दिया कल यूज नहीं होते, क्यों? उस पर निगोद होती है, यानी फंगस हो जाती है। हाँ हाँ, तो ये कारण यही था, वो काल का प्रभाव था कि इसका काल इतना ही है कि इससे आगे नहीं चलेगा। ठीक है, थैंक यू। मतलब यही है, हम अच्छे 2 BHK में रहते हैं, हमारे पास गाड़ी है, सब है, खाने के लिए शुद्ध आहार नहीं है, ये अपना नसीब है। बस ये इतने में सब समझ जाओ। यस हिरवे। भैया वो जी। आपने बोला चावल की गंजी, हम लोग चावल में बोरिक पाउडर डाल के रखते हैं, हाँ, तो उसको कितनी बार वॉश करें तो वो गंजी पी सकते हैं या नहीं पी सकते, कैसे? आपको पता है बोरिक पाउडर को संस्कृत में क्या बोलते हैं? नहीं। उसको हो गया टंकण, टंकण भस्म। ये आप वो है ना, जब ये कंजक्टिवाइटिस होता है ना, तब पता है हाँ। वो डालकर बोरी पर डालकर ऐसे हम सेकते हैं, वो बहुत गुणकारी है। और सिर्फ उसको शुद्ध कैसे करना है पता है? वो बोरिक पाउडर लाओ, तवे पर डालो, गरम करो, तो पता से जैसा फूल जाएगा, पानी थोड़ा उड़ जाएगा, उसको अलग कर लो, पाउडर करके जमा कर दो, हो गया शुद्ध। तो ओके ये, हाँ, तो ये नुकसानकारक तो है ही नहीं बोरिक। ओके हाँ, तो उसको नॉर्मल से वॉश कर दिया तो भी वो चला जाएगा, क्योंकि वो बहुत इजीली सॉल्यूबल है पानी के अंदर। ओके, तो फिर उसकी गंजी बना के हम लोग पी सकते हैं? मतलब पहले तो हमको वॉश कर देना है, हाँ हाँ। फिर दूसरा ऐड ऑन पानी डालकर फिर वो पकाना है, तो बोरिक पाउडर तो रहेगा ही नहीं। ओके। और हाँ, भैया आपने वो कंदमूल की बात की, तो इसमें सब आ गया ना, गाजर मूली वगैरह सब कुछ, बीटरूट, सब हाँ, एक ही हाँ, कैटेगरी में? कांदा, बटाटा, मूला, गाजर, बीट, सूरन, लहसुन, ये सब आता है। ओके, तो ये सब कुछ खा ही नहीं सकते हम लोग? हाँ, क्योंकि उसको सनलाइट भी नहीं मिल रही और एयर भी नहीं मिल रही है, ओके। बीज को तो भी इसमें नहीं। मूंगफली नहीं आता है भैया? क्यों, मूंगफली भी ऐसे ही आती है ना? हाँ, लेकिन वो फिर क्या होता है, उसका तेल निकलता है ना, इन सब में से तेल नहीं निकलता, ओके तो तेल एज अ प्रिजर्वेटिव का काम करता है ना। ओके, हाँ, ठीक है, थैंक यू भैया। ओके, ठीक है। तो अभी आज मैं बता देता हूँ कि नॉर्मल अभी सबको कफ सर्दी खांसी सबको है, ठीक है। तो उसमें आपको करना क्या है? सबसे पहली चीज आप क्या करना, सब लोग गर्म पानी पीना, कंपल्सरी गर्म पानी, यानी ल्यूक वार्म वाटर थ्रू आउट द डे। ये लास्ट वीक के 50 to 60 पेशेंट्स का मैं आपको एक्सट्रैक्ट बताता हूँ। गरम गरम कंटिन्यूअस पानी पीते रहना पूरे दिन, इससे आपको 50% फायदा हो जाएगा। हाँ, क्या आपके घर में किसी एक दो जन को हो और आपको ना हो, उसमें भी ये फायदा करेगा, अगर हो गया हो तो भी ये फायदा करेगा। तो सबसे पहले गरम गरम पानी सबको पीना है, तो इससे ये होगा कि गले में जो खराश का जो सिम्टम अभी हो रहा है, एक्चुअली क्या हो रहा है कि खांसी नहीं है, लेकिन गला सूखता है, और सूखने के कारण वो इरिटेशन होता है, और इरिटेशन से वो खांसी आती है। अभी खांसी क्या होती है, सूखी होती है, क्योंकि अगर कफ नहीं होता है मेजोरिटीली, और इसलिए गर्म पानी पीने से वो थोड़ा सूदिंग इफेक्ट भी होगा, इन्फ्लेमेशन होगा। वो देखो, हम लोग को यहाँ सूजन होती है, दुखता है, तो हम गर्म पानी का सेक करते हैं तो ठीक हो जाता है कि नहीं, उसी तरह अंदर का इन्फ्लेमेशन भी ये कम करता है, लेकिन ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो एसिडिटी होती है। तो आप पी सको उतना वो गर्म पानी आपको पीना है। एक बात तो गले की खराश इससे ठीक हो जाएगी, या उसी का गार्गल आपको करना है। दूसरा, आपको महासुदर्शन घनवटी पतंजलि की लेनी है। कौन सी? महासुदर्शन घनवटी पतंजलि की, 2 गोली 3 टाइम, अगर ज्यादा फीवर जैसा लग रहा हो तो। अगर कुछ भी नहीं है तो 2 गोली 2 टाइम आपको कंटिन्यू रखनी है। तीसरी चीज, हो सके उतनी कोई भी स्वीट वाली चीज मत खाना, यानी जो मिठाई वगैरह है, और उसमें भी चाशनी वाली जो मिठाई है वो कुछ मत खाना। लेकिन उसकी जगह पे जो विंटर की जो मिठाई है, जैसे अड़दिया पाक है, फिर तिल का कचरिया है, या सालम पाक है, या सूट पिपला मूल की गोली है, या सुखड़ी है लेकिन उसमें सूट डाली हुई है, ये सब चीज लेना, इससे वो कफ नहीं होगा। किड्स को भी दे सकते हैं, अगर 5 साल के नीचे है तो 1-1 गोली 2 टाइम देना, और उसके ऊपर है तो उनको भी 2-2 गोली 2 टाइम दे सकते हैं। बराबर है। फिर सब लोग काढ़ा लेते हैं, फिर
फिर वो सूट का पानी डालकर वो लेते हैं। लेकिन ध्यान में रखना, हर एक की प्रकृति अलग अलग होती है, किसी को ये गर्म भी पड़ सकता है। वो ध्यान, नॉर्मल आप गर्म पानी लोगे तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। फिर अगर अभी इसमें भी हमने देखा, एक तो गले में खराश होती है, एक दूसरा फीवरिश लगता है, तीसरा सिर भारी हो जाता है, पूरा साइनसाइटिस। तो उसके लिए आपको स्टीम लेना है, और याद रखना उस स्टीम में गलती से भी विक्स वेपोरब मत डालना। सब लोग के घर पे उसमें विक्स डाल देते हैं, उसमें भी लिखा हुआ है। और विक्स का जो व्हाइट बेस जो है, दैट इज द पेट्रोलियम जेली। जो वैसलीन का बेस है ना, वही विक्स का भी बेस है। पर पेट्रोलियम जेली क्या है, नाम क्या है, पेट्रोलियम, यानी वो एक्चुअली पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट है, वो एक केमिकल है। आप उसकी वेपर लोगे, वो केमिकल अंदर जाके ब्रेन में जाएगा और भविष्य में नुकसान होगा। और इसलिए अगर आप वो विक्स की डब्बी पे सब लिखा है, आप तो वो देखते नहीं हो, टाइम कहाँ होती, छोटा अक्षर में लिखा रहता है, उसमें क्लियरली लिखा है। तो गर्म पानी में डाल नहीं सकते, अभी ऐड आता है कि डाल सकते हो। हाँ, वो मैंने पहले देखा हुआ है डब्बी में, लेकिन आप पानी में वो मत डालना, भले वो लोग एडवर्टाइजमेंट देते हो। तो उसमें क्या होता है कि एक तो उसमें डालना नहीं, और लोग नाक की यहाँ भी लगा देते हैं अंदर की साइड पे, वो भी नहीं लगा। ठीक है, इसकी जगह पे आप कपूर है, या कपूर भी क्या होता है, अभी केमिकल का बन जाता है, इससे सबसे बेस्ट है कि अजवाइन आप डालो। गले में जलन और कफ हो ना, उसके लिए गर्म पानी पीना है और उसका ही गार्गलिंग करना है। नमक डालो या पोटेशियम परमैंगनेट डालो, कोई भी चलेगा। नॉर्मल गर्म पानी से भी किया तो भी चलेगा, सिर्फ आप गर्म पानी पीते रहोगे। और हाँ, जिसको गले में तकलीफ है उसको मौन रहना है एक दिन के लिए, इससे गले को भी आराम मिलेगा और घर के सारे सदस्यों को भी आराम मिलेगा। ठीक है, और उसमें भी जब फीमेल बंद हो जाती है तो एकदम नीरव शांति हो जाती है। जस्ट किडिंग। यस पायल भाई। हाँ सर, जो आपने वो टैबलेट बोली थी ना, महासुदर्शन गणवटी, हम लोग प्रेगनेंसी में ले सकते हैं वो? ले सकते हैं। और कफ के लिए, अधिकतर कफ के लिए लेना है उसको? बस तकलीफ हो तब तक, फिर सब ठीक हो जाए तब छोड़ देना है। लंबे दोनों टाइम, टाइम? दोनों टाइम। टैबलेट, ओके, दोनों टाइम खाने के बाद? ये ऐसे नहीं, खाने के बाद कभी भी आप ले सकते हो। ओके, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है ना सर, लाइक खटाई नहीं खाना वगैरह? कुछ। ओके सर, थैंक यू। ओके, एकदम सेफ है। इसका नाम पता है महासुदर्शन क्यों दिया है? क्योंकि उसके जो पाठ में लिखा हुआ है, जिस तरह श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र सारे शत्रुओं का नाश कर देता है, उसी तरह यह सुदर्शन सारे रोगों का नाश कर देता है, इसलिए उसका नाम महासुदर्शन गणवटी रखा है। यस डबल भाई। महासुदर्शन गणवटी बच्चों को दे सकते हैं? हाँ, एक 5 साल के नीचे एक गोली 2 टाइम, बड़े होंगे 5 साल से 2 गोली, लेकिन केवल और केवल पतंजलि क्या, क्योंकि उसकी इफेक्ट है ना क्रोसिन जैसी होती है, उसकी ऐसी क्वालिटी और किसी की भी मैंने देखी नहीं है, झंडू वंडू। हाँ, और इसीलिए उसके आप लेना वो। यस 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 प्रियल भाई। हाँ, प्रणाम सर। આ મહાસુદર્શન ગણવટીનું એડવાન્ટેજ શું છે? બધા જ પ્રકારના તાવમાં, इवन बुखार आने के बाद कई लोगों को इसमें वीकनेस भी लगती है, लिथार्जिक फील होता है, वो भी ठीक करता है। कितनी है? 60 टैबलेट्स का कुछ 47 है, तो हाँ 75 पैसे, 1 रुपए की गोली है, लेकिन क्या इम्पैक्ट है उसकी, और कोई साइड इफेक्ट नहीं। ઓલી કાળા કલરની ગોળ ગોળ આવે છે નાની ને? हाँ, बड़ी काली जावे ने गोल गोल जावे। ओके, नाम देख कर लेना, बस गोली देख कर। हाँ ओके, तो आज का सेशन हम यहाँ पे यस हीरवेल लास्ट ले लेता हूँ आपसे क्वेश्चन। सॉरी, लास्ट क्वेश्चन, अगर हमको काढ़ा लेना हो तो कैन यू प्लीज टेल अस काढ़ा में क्या क्या डालना चाहिए? कौन सा काढ़ा? कुछ भी, सर्दी वगैरह हो और कोई काढ़ा लेना हो, जैसे हम लोग हर्बल टी ले लो, वो सब काढ़े में आ गया। उसमें मरी मसाले ना, मतलब तुलसी, पुदीना, इलायची, जायफल, फिर जेठी मध, फिर नींबू, उनका हर्बल टी बना दो, बस भी रेडीमेड है। ओके,
बस वो पियो, तो ये अपनी हर्बल टी। एक्चुअली इसमें एक फेमस है, आपको शायद पता हो कि नहीं होगा, कावा बोलते हैं, कावा, कश्मीर का कावा। कश्मीर, हाँ कावा बहुत फेमस होता है, और एक्चुअली वो ओके बहुत गुणकारी भी होता है, क्योंकि वो लोग वहां पे रहते हैं, तो उनको ज्यादा पता रहेगा अपने से ज्यादा। अपने यहाँ पे इतनी ठंडी में टूट गए, वो लोग तो माइनस में रहते हैं, तो वो कावा बेस्ट है। कभी जिनकी शादी में गया था तब मैं वो पिया था, बहुत अच्छा होता है वो। ओके यस, उसमें केसर वेसर सब रहता है, एकदम रॉयल रॉयल ड्रिंक है वो। हाँ, मैंने पिया हुआ है भैया, वो मैं कश्मीर गई थी तब। हाँ, आपने भी किसी और की शादी में पिया था। हाँ ठीक है, थैंक यू भैया। हाँ एकदम स्टीम है, 1 से 2 बार अपनी कंडीशन के हिसाब से। अगर कुछ नहीं है तो स्टीम मत लो, लेकिन सिर अगर भारी और साइनसाइटिस लग रहा है तो ही आप लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना सेशन पूरा करते हैं। नेक्स्ट सेशन की डेट अगले ट्यूसडे या वेडनेसडे को रखेंगे, और ये सब वीडियो में और नोट्स अपलोड कर देता हूँ। हाँ, चलिए, प्रणाम।